हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेगमेंट वाले 30 प्रश्नों को हल करेंगे और प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले अपने रीट के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो सीख कर जाएं और बेहतर कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपने सामने, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न जो बाल विकास सेगमेंट है यहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रश्न है। और खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो यहाँ जब हम ऑप्शन देखेंगे शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उपरोक्त सभी, तो क्योंकि खिलौनों की आयु है जो इस ऑप्शन में आ नहीं सकती, क्योंकि शैशवावस्था में ऐसी संभावना रहती नहीं है। और पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में हमें यहाँ पर अंतर करना था। और इस पहले प्रश्न का यानी कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो इसमें सही था। और इससे अब आप क्या समझेंगे कि आपको इस तरह के जो उपनाम हैं अलग अलग अवस्थाओं के, वो आपको याद रखने हैं। जैसे आप पढ़ेंगे आगे कि तूफानों की अवस्था है, जैसे किशोरावस्था को कहा जाता है, या और भी मिथ्या परिपक्वता काल है, तो ये सारे उपनाम आपको याद रखने हैं। इस प्रश्न को देखते हुए ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि जो अवस्थाएं हैं उनके उपनाम पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है कि कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, मतलब बाल्यावस्था है और उसकी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था की विशेषता में देखो, दल समूह में रहने की अवस्था थोड़ी बहुत होती हैं, अनुकरण करने की आदत भी होती है, अनुकरण की आदत तो मतलब होती है। प्रश्न करने की अवस्था कहा जा सकता है पूर्व बाल्यावस्था को। सृजन करने की अवस्था, ये थोड़ा थोड़ा सा मतलब लेट शुरू होता है सृजन वाला जो सेगमेंट है किसी भी बालक के लिए। तो यहाँ पर जो द ऑप्शन है वो सही है। और अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से आपको सीखना है कि अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जहाँ पर विशेषता है नहीं है। यानी यहाँ आप कोई फैक्ट रट के और आंसर नहीं दे रहे हैं, केवल आपको समझना है और जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो अवेलेबल बेस्ट है उस बेस्ट का आंसर आपको देना रहेगा। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इस तरह का जो कोई प्रश्न आता है तो आप सब ये ध्यान रखेंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं बालक की, अब वो बालक है जो हम क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई बात करेंगे पूरी, तो किस अवस्था में बालक का सिलेबस क्या होता है, उस सिलेबस में कौन सी चीज इन ऑप्शन में से शामिल है और वो उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है, इसका मतलब बच्चा छठी सातवीं आठवीं में पढ़ रहा है, तो छठी सातवीं आठवीं तक क्या क्या चीजें उसके सिलेबस में मैथ्स में शामिल होती हैं, तो द्रव्यमान होता है, संख्याएं निश्चित रूप से होती हैं, ये दोनों आ गए। और द्रव्यमान संख्या के अलावा आपने ऐसे चैप्टर भी देखे होंगे जैसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत, वर्ग वगैरह। यानी कि जो डी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, यानी द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इससे आपको ये समझना है कि एक मतलब अप्लाइड क्वेश्चन जैसा ही मान सकते हैं इसको। अपने खुद के जीवन से जोड़ते हुए भी इस चीज को समझेंगे तो कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस अवस्था में क्या स्थिति रहती है, अगर पढ़ने जाता है तो उसका पाठ्यक्रम क्या होता है, क्या अपेक्षाएं होती हैं उसकी, वो सब चीजें भी यहाँ पर मैटर करती हैं और आराम से हम जो सही उत्तर है वहां तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विकास का अर्थ, कि विकास का अर्थ क्या है। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला निश्चित रूप से उसको मान सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में जो चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं उसके बाद ही आपको तय करना है कि कौन सा सही होगा। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, निश्चित रूप से ठीक है ये भी। अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो यहाँ पर अब ये जो सी मतलब कि स और द वाला जो द वाले जो ऑप्शन है उन दोनों में लगभग कॉमन है, केवल एक शब्द का अंतर है। एक जगह अभी प्रेरणा है, मोटिवेशन है, और एक जगह मेच्योरिटी यानी परिपक्वता है। तो आपको इन दोनों में से तय करना है कि विकास में किसको शामिल किया जाएगा। तो वो अभिप्रेरणा सही होगा, यानी कि जो स ऑप्शन है वो इसका सही है। अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन है वो विकास के अंतर्गत आएंगे। और ये कौन से यूनिट में से है, तो वृद्धि और विकास वाला यूनिट है उसमें से। निश्चित रूप से आप वहां पर विकास से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनको याद करेंगे तो इस तरह का प्रश्न आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो इसमें भी सभी ऑप्शन देखते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ठीक बात है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ये थोड़ा सा क्योंकि नकारात्मक है, तो देखते हैं अभी। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जस्ट हमने जो अब तक 4 क्वेश्चन देखे हैं उन सब में ये बात थी। तो ब वाला ऑप्शन है वो थोड़ा अलग है। यहाँ हमसे कहा गया है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, बढ़ावा देने से तो होगा विकास, यानी कि ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। और एक जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स की यह समस्या होती है, तो आपको शुरू से ही अपनी आदत में उस चीज को नहीं आने देना है कि वो प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ते हैं, या कभी कभी पूछले शब्दों को छोड़ देते हैं। तो आप पूरा प्रश्न पढ़ के और उत्तर देने की आदत अभी से विकसित करेंगे, तो इस तरह के प्रश्नों में थोड़ी मदद मिलेगी अपने को। क्योंकि रीट में जो समय की भी एक टेक्निकल समस्या रहती है, मैथ्स वाला सेगमेंट रीट लेवल 1 वालों का बहुत सारा टाइम खा जाता है, तो जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत सी बार जल्दबाजी कर जाते हैं, जबकि यहाँ पर आराम से जो सभी प्रश्न है उनका सही उत्तर दिया जा सकता है। तो थोड़ी सावधानी है जो अपनी वहाँ पर अपने लिए फायदा कर सकती है। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल सही है। तो पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये थोड़ा बहुत बड़े लेवल पर चला गया, क्योंकि हम केवल बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। तो ब वाला ऑप्शन है, अभी देखते हैं, हालांकि हमें चारों ऑप्शन पहले देखने चाहिए पूरे। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक बात है। अब अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त नहीं है वो बात है पुरुषोचित तथा स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो छठे क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो गया वो वह है। और यहाँ से भी अब आप क्या समझेंगे, या जब पढ़ रहे हैं उस समय अप्लाइड क्वेश्चंस के लिए आपको जो विशेषताएं वगैरह हैं उनको बहुत अच्छे से देखना है। ये प्रश्न भी लगभग विशेषताओं से ही हैं। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है अपना सामान्य, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं इसको। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना, प्रायः अब जो 7वां है उसके पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी है। पहले प्रशिक्षण है, ठीक है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, मतलब इन दोनों को मिला दिया है। यह हम पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। निश्चित रूप से सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना, वो अगर आप तरकीब है वो भले लाभकारी हो चाहे हानिकारक, लेकिन आप जो विधि यूज कर रहे हैं वो अनुकूल है या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है। अब ये यूनिट है वो आपका जो अधिगम कौशल है, सामान्य परिपक्वन है, उससे संबंधित है। और यहाँ पर भी अप्लाइड क्वेश्चन है, तो ये चीज़ समझते हुए आप, हालांकि अब जो पेपर आते हैं उनका पैटर्न काफ़ी बदल गया है, जो अप्लाइड क्वेश्चन वगैरह हैं उनका जो तरीका है वो अलग हुआ है, फिर भी आपकी समग्र समझ इससे मतलब बढ़िया होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकें। नेक्स्ट 8वें सवाल की बात कर रहे हैं हम। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात वापस से बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के लिए किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये हम जब अलग अलग सिद्धांत हैं अधिगम के, उन अधिगम के सिद्धांतों को समझेंगे, जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग जानवरों पर और अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं, तो ये जो बात की जा रही है वो किससे कनेक्ट करती हैं, वो इसका सही उत्तर होगा। एक आपने मतलब अगर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को। तो पावलोव ने प्रयोग किया था, एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, और उसको भोजन देने से पहले उन्होंने एक घंटी की आवाज़ और उसको मतलब उससे कनेक्ट कर दिया था, एक तरीके से अनुबंधित कर दिया था। और यहाँ पर भी सेम कहानी है, वो अनुबंधित हो गया है बालक। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 8वें का वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न है, क्योंकि न तो यहाँ पावलोव का नाम आया है, न उस प्रयोग का नाम आया है, केवल उस सिद्धांत का नाम आया है, लेकिन आप अगर ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से तो सही कर पाएंगे। 9वां क्वेश्चन है सकारात्मक दंड इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो जैसे सजा है, सजा में भी 2 तरीके से हो सकती है, एक नकारात्मक है एक सकारात्मक है। तो इन 4 में से एक सकारात्मक है और बाकी जो 3 है वो मतलब अलग ऑप्शन होंगे। तो जैसे पहला है मित्रों के द्वारा उपहास, जैसे आप टेस्ट में फेल हो गए या आपकी लास्ट रैंक आई है और आपके दोस्त हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं, तो इससे कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे।
आप प्रयास करेंगे कि उन दोस्तों की जो मसी हैं, आपके ऊपर जो मजाक बना रहे हैं, आपका उपहास उड़ा रहे हैं, अगले ही एग्जाम में जब भी आपका रिजल्ट आए तो ऑटोमेटिक है जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो जाए। समय बर्बाद करना तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर समय को बर्बाद करके खुद बर्बाद हो जाएंगे। मीन मेख निकालना, ये उपयुक्त से भी ये कट जाएगा। तो मित्रों द्वारा उपहास है, इसको आप याद ही रख लेंगे कि ये एक तरीके से सकारात्मक दंड है। इससे आप आगे अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं इस कारण से। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की जो प्रोसेस होती है उसके संदर्भ में कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसका यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, तो उपयुक्त है ये तो, क्योंकि अगर आप मोटिवेट हैं तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य की तरफ जाएंगे। ये व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, बिल्कुल ठीक बात है। ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, निश्चित रूप से। तो अब ऑप्शन एक ही बचा है जो थोड़ा नेगेटिव होगा। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो अप्रिय स्थिति भी कभी कभी आ सकती है, इस तरह की संभावना हो सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जो लास्ट वाला ऑप्शन है अपना द, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा। परिवर्तन कैसा है? अस्थायी। जब ये आपने अधिगम टॉपिक पढ़ा होगा तो अधिगम टॉपिक में आपने इसकी परिभाषा में पढ़ा होगा स्थायी परिवर्तन। तो इसका मतलब ये कभी उत्तर होगा नहीं, और यहाँ तो बात अभिप्रेरणा की हो ही नहीं रही है, यहाँ तो केवल व्यवहार परिवर्तन की बात हो रही है। अस्थायी अधिगम कभी भी इस तरह की मतलब जो लैंग्वेज है या फिर इस तरह का शब्द है जो वो उपयोग नहीं होता है। अधिगम है जो वो हमेशा ऐसा माना जाता है कि वो स्थायी रहता है। अब एक ऑप्शन बच गया है अपने पास, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अभ्यस्तता, जिसको हम आदत कहते हैं। बहुत सी बार कोई एक उद्दीपन निरंतर दिया जा रहा है तो हमारा व्यवहार है वो कुछ समय के लिए चेंज हो जाता है, उसको हम कहेंगे अभ्यस्तता। बहुत सी बार ऐसे हैं जैसे आप मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, रोजाना का आपने अलार्म लगा रखा है 6 बजे का, किसी दिन ऐसा हुआ कि आपके पास मोबाइल ही नहीं है या अलार्म आपने बंद कर दिया, लेकिन 6 बजे लगभग आपकी नींद खुल गई, तो वो एक तरीके से अभ्यस्तता है, न कि अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? कुचल्ले शब्दों का थोड़ा ध्यान देते हुए इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ये शब्द है जो हमेशा गलत है, तो इसका मतलब ये जो चाहिए वो शायद तक पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृति, ये तो अच्छी बात है। संदेश के साथ साहचर्य, ये भी अच्छी बात है। किसी विचार को दोहराना, दृढ़तापूर्वक व्यवहार, ये भी ठीक है। तो पहला है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए आप किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाएंगे, दबाव बनाकर उनको राजी नहीं करेंगे, तो पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी अप्लाइड क्वेश्चन है, आराम से आप चारों ऑप्शन पढ़ के और जो बेस्ट है उसका चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है ऐसा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ये भी ठीक है। स ऑप्शन है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, यहाँ भी लग रहा है कि ये भी ठीक है। लास्ट है, तो फिर सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसका उत्तर। क्योंकि जो अभिप्रेरक के संबंध में बात करें अगर, जैसे पहला है कि उपलब्धि अभिप्रेरक है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर व्यक्ति कोई नहीं चाहता, उपलब्धि नहीं चाहता है, तो उसके जीवन में निरस्ता आ जाएगी और फिर मामला है जो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रहेगी, और व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो वो सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि जो कंपटीशन है, जो मतलब अलग अलग व्यक्तियों के मध्य, और उसके माध्यम से बहुत सारी जो चीजें हैं वो बेहतर हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर अपना, इसमें प्रश्न पूछा गया हमसे कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेता है? तो धर्म में, मानव व्यवहार है, यौन संबंध है, या विद्यालय। तो यहाँ पर जो अवस्था दे रखी है उस हिसाब से आपको देखना है कि अवस्था क्या दे रखी है। 6 से 10 वर्ष दे रखी है, इसका मतलब उसका ज़्यादातर समय, जैसे 6 साल का अगर बालक है तो उसका स्कूल में एडमिशन होगा, और 6 साल से 10 साल तो उसके लिए स्कूल का एकदम स्वर्णिम काल जैसा होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ जो उत्तर आएगा वो आएगा विद्यालय में। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है,
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपको पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है और साथ ही साथ व्यवहारवाद सिद्धांत है। तो मानव मस्तिष्क ये ऐसे कहा जाता है कि हम अपने मस्तिष्क का केवल 10% यूज करते हैं और वही है कि बड़ी चट्टान है जो अधिकांशतः हमें पता नहीं रहता है, वो मतलब कि छुपी हुई रहती है, या चेतना के जो 3 स्तर हैं। तो इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसको कह सकते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत वो बताता है, क्योंकि जब भी हम विश्लेषण करते हैं तो बहुत सी बार इन चीज़ों का पता चलता है कि मानव का मस्तिष्क है वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर सकता है। और वैसे भी यहाँ जब बात हो रही थी तो उसमें मानव मस्तिष्क की हो रही थी, और यहाँ जो शब्द हैं उससे भी थोड़ा पता चल रहा था मनोविश्लेषण। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया और उदात्तीकरण। ये सारे आपको बहुत अच्छे से शब्द हैं जो अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा। जैसे प्रक्षेपण है तो आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा है, अब आप उसको किसी और पर कर देते हैं कि भाई ये गलती मेरी नहीं है उसकी है, तो उसको प्रक्षेपण कहते हैं हम। विस्थापन का मतलब होता है एक तरीके से एक काम आप कर रहे हैं वहां पर वो बेहतर नहीं है तो आप कोई और काम करने लग जाते हैं। और प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का मतलब हो गया कि जैसे ही कोई क्रिया हुई है आप उसका रिएक्शन दे रहे हैं तो वो एक तरीके से प्रतिक्रिया। उदात्तीकरण का मतलब होता है कोई भी एक आदर्श व्यक्ति है जिसको कि आप मानते हैं और आप उस जैसा काम करने लग जाते हैं, या मतलब एक पॉजिटिव वे में आप कोई काम करते हैं, भले ही आपके साथ कोई नेगेटिव समस्या रही है लेकिन पॉजिटिव काम करते हैं तो वो उदात्तीकरण कहलाता है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा अपना 16 में वो होगा विस्थापन। बात थी यहाँ की बालकों को गुस्सा आता तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे उसको गुस्सा आ रहा है तो अब उसने उस चीज को विस्थापित कर दिया है, मतलब रिप्लेस कर दिया है गेम से, खेलने से, और खेलने में अब उसको गुस्सा नहीं आएगा, मजा आएगा। तो ये एक तरीके से उसका जो जो इमोशन था वो प्रस्थापित हो गया, विस्थापित हो गया। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है अपना, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो यहाँ पर दूसरों को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। हमेशा समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, संतुष्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18 नंबर की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? यानी कि भावनात्मक बाधा कौन सी नहीं है? बाल अपराध निश्चित रूप से बाधा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। कमजोरों को डराने वाला भी बाधा ही है। भगोड़ापन नहीं होना चाहिए। स्वाधीनता, ये कभी भी भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। स्वाधीनता एक अच्छी बात है। निःशुल्क बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो आरटीई 2009 के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आरटीई 2009 आपका रीट का जो प्रीलिम्स है आरबीएसई द्वारा जो एग्जाम होता है वो है। उसके अलावा जो मेंस एग्जाम होता है, दोनों में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसके बारे में निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और जितने क्वेश्चन हैं उनको भी समझेंगे। यहाँ जो प्रावधान है उसमें समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा में डालकर समाकलन, और तो ये शब्द है जो सबसे महत्वपूर्ण है इसका, समावेशित शिक्षा। समावेशित शिक्षा का मतलब ऐसे समझना है जैसे एक सामान्य विद्यालय है, सामान्य बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और वहाँ कोई विकलांग बच्चा आता है जिसको किसी तरह की कोई समस्या है, या विकलांग के बजाय ज्यादा सही शब्द उसके लिए हो सकता है दिव्यांग कोई आता है, और वो भी वहाँ शिक्षा प्राप्त कर सके, तो उसको हम समावेशित शिक्षा कहेंगे। नेक्स्ट 20वां है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आता है ऐसा ऑप्शन देखना है आपको। पहला है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। यहाँ पर मानसिक मंदता की विशेषता नहीं पूछा गया है, तो वातावरण के साथ अनुकूलन में अगर कठिनाई है इसका मतलब मानसिक मंद है वो। धीमी गति से सीख रहा है तो भी ये है, बुद्धि लब्धि कम है तो ही है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये बहुत सी बार मानसिक मंदता का उदाहरण नहीं है। बहुत सी बार जो आप इंटेलिजेंट है लेकिन आपको अगर जो समस्या है अगर किसी तरह की, तो अंतर्वैयक्तिक संबंध है वो कमजोर हो सकते हैं। 21वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है?
तो पहला है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों में भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो यहाँ जो है विद्यार्थियों में अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की बात, तो निश्चित रूप से जो लास्ट वाला ऑप्शन है, क्योंकि विद्यार्थियों की अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो अध्यापक हैं उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और आप जिस वातावरण में रहते हैं, यानी कि जैसे विद्यार्थी हैं, तो स्कूल का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो कितना अच्छा है, वो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है निश्चित रूप से। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, कमजोर वर्ग के बालक का मतलब आप क्या समझते हैं? तो कमजोर वर्ग ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, नहीं, ये उसमें नहीं आएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित, ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म है ये आरटीई में यूज की गई है, अलग से एकदम पूरा उसको मतलब परिभाषित किया है। हालांकि हम कमजोर वर्ग का मतलब समझते हैं कि भाई आय कम हो या गरीबी रेखा से नीचे हो या वंचित वर्ग से हो, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से उसके लिए जो परिभाषा है वो ये है कि ऐसे अभिभावकों के बच्चे जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से भी नीचे के वर्ग में आते हैं, उनको हम आरटीई में कमजोर वर्ग के बालक से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है अपना, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। किस तरह का अनुपात होगा ये पूछा गया है, तो 30 होंगे या फिर 40 होंगे, 45 होंगे या 50 होंगे। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है संख्या 200 से ज्यादा की, तो फिर इसका मतलब वो होंगे 40। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है और उससे रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है, ये पूछा गया है। पहला है कि अध्यापकों शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये तो सही है। ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी, मतलब उत्तर सही नहीं है, हमें तो यहाँ नेगेटिव खोजना है। तो आगे देखते हैं, दो ऑप्शन और। थर्ड जो ऑप्शन है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए नहीं, ये मुझे लग रहा है कि ये अलग है। अभी देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी ठीक है। तो नेगेटिव जो बात है इसमें हमें जो नकारात्मक बात ढूंढनी थी वो ये है कि व्यापक स्तर पर ये कोई आवश्यक नहीं है। अगला 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? टीचिंग के बारे में जो असत्य कथन है उसका आपको पता लगाना है। तो पहला है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है, तो ये सत्य है। शिक्षण औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक 3 प्रकार का होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, निश्चित रूप से कला है। शिक्षण अनुदेशन है, ये गलत है, यानी कि जो द ऑप्शन है 25वें में अपना, वो शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, शिक्षण अनुदेशन नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो शिक्षण की विशेषता है। तो इससे आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि आपको जो शिक्षण वाला टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें उसकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है, अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक होगा, ये अधिक महत्व दिया गया है। किस बात को अधिक महत्व दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो भौतिक संसाधन, शिक्षित अभिप्रेरित अध्यापक, बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव, बालक के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। ये नाम ही बता रहा है कि इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपको सही करना था। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए प्रयास किया गया था एनसीएफ में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट 27वां है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक है, ये था बिल्कुल। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा, ये नहीं थी बात। प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, ये तो संभव ही नहीं है। और जब भी हम बात कर रहे हैं कि जब कक्षा 10 की परीक्षा के बारे में वहां बात की गई थी, तो यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा। और ये जैसे अभी हमने प्रश्न देखा 27, अगर ये प्रश्न है जो नेक्स्ट किसी एग्जाम में आपके आता है या इस टॉपिक से कोई आता है, तो आपको क्या करना है, तो वहाँ जो सुधार या जो सुझाव वगैरह दिए गए थे उनको आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण पोर्शन है अपने सिलेबस का। आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 28वें क्वेश्चन में है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ये है जो आपकी मतलब जिंदगी है,
उसमें जो भी कैरियर आप पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और बाकी आपको याद तो रखना ही है। देखो, दबाव को तो आपको कम करना है, ठीक है, और परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करनी है। अभी जैसे जो विद्यार्थी जैसे एग्जाम बहुत दूर है, अभी कोई एग्जाम की वैकेंसी वगैरह नहीं है और वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर दबाव कम होगा। तो एक टेक्निक हमने लगा ली है। और परीक्षाओं में सफलता के लिए आपको जो बार बार टेस्ट वगैरह ज्वाइन करने चाहिए, जो अपना सिलेबस है उसको अलग अलग भागों में बांट के और थोड़ा तरीके से पढ़ना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है जैसे कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। निश्चित रूप से ये ऑप्शन है जो सही होगा इसका। और ऑप्शन भी देखते हैं, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, ठीक बात है। वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं तो परंपरागत रूप से चल ही रहा है दोनों। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, ये भी चल ही रहा है। अब दबाव कम करना है तो जो कम अवधि की परीक्षाएं हैं उनमें आपको अंतरण करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य। 29वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो ये भी मूल्यांकन वाले टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं इसमें, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना। कभी भी आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं रहती है, किसी को लेबल करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, निश्चित रूप से ये उसमें शामिल होता है। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, तो ये भी ठीक है। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अब जब भी ये जो ऑप्शन पढ़ेंगे, जब भी इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है। और परीक्षा में इस तरह की जो कठिन लैंग्वेज आती है बहुत सी बार, फिर हमें आराम से तुलना करना है, ऐसे प्रयास करना है कि वो पॉजिटिव अगर बात कर रहा है तो फिर इस तरह की जो थोड़ी सी वर्ड लैंग्वेज है उस वाले ऑप्शन को आपको सही मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे यहाँ ब और से वाले ऑप्शन देखें तो ये लगभग सेम हो गए, इस कारण से फिर हम इससे थोड़ा बड़े लेवल पर जाएंगे तो जो द ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप। तो वीडियो अनुरूपण है, प्रदर्शन है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव है, जो हमेशा हमेशा के लिए नंबर 1 रहता ही रहता है। तो इसमें जो स है वो ऑप्शन सही हो गया, बाकी उपयुक्त सभी भी मान सकते हैं। वैसे वीडियो अनुरूपण वगैरह है जो आजकल भयंकर लेवल पर है, और लेकिन यहाँ पर जो कोई बालक अगर किसी चीज़ को अनुभव करता है तो निश्चित रूप से वो उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाएगा या उसकी जो समझ है वो विकसित हो पाएगी। अब ये अपना जो 2011 का पेपर था R-TET का, उसके 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यहाँ तक नहीं देखते हैं, और कोई स्टूडेंट अगर पूरे वीडियो को यहाँ तक अगर देख रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जो समझ है, अभी क्योंकि अपने पास खूब सारा समय है तो समझ को विकसित करने के लिए ये चीज़ काम आती है। एग्जाम में ज़्यादातर यही होता है कि 10-5 प्रश्नों का अंतर रहता है ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनके, जो सिलेक्ट हो रहा है उसमें और जो सेलेक्ट नहीं हो रहा उसमें। और जो समझ विकसित करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे इस तरह से। अब जैसे ये 30 क्वेश्चन आपने देखे, तो जब आप पढ़ रहे होंगे किताब लेकर उस समय आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है, या आपको जल्दी चीज़ें याद होगी, आपका जो माइंड है वो उस समय थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर सारी मतलब जो चीज़ें समझाने का प्रयास किया मैंने वो समझ में आया होगा। और इस वीडियो के बाद आगे ये श्रृंखला हम जारी रखेंगे। 2012 वाला जो पेपर हुआ था R-TET का, तो नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड तैयार करने का प्रयास करूँगा मैं। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से मस्ती से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।